जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कहने को तो हम सिर्फ आंखों देखी पर यकीन करते हैं, पर अक्सर जो हम देखते हैं वो बस आंखों का एक छलावा होता है। सच तो न जाने कहीं परे हमारी सोच के विपरीत अपना अलग ही रंग जमाए रहस्यों की दुनिया में विलीन होता है। वो पर्दा जो सच और झूठ के बीच एक पतली सी दीवार बना बैठा है, वो तो बस हमारी ही कल्पना का हिस्सा है। असल में तो वो पर्दा है ही नहीं। जो मान लिया वो सच है और जिसे नकार दिया वो झूठ है। मित्रों, सुना रहा हूं रहस्य और रोमांच की एक नई कहानी, द इनविजिबल मैन। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। क्वात्रा बड़े चट्टानों के बीच बसा एक छोटा सा शहर था। कहा जाता है 13वीं शताब्दी में यहां एक राजा का राज्य था, जहां से एक खास किस्म के पत्थरों का व्यापार होता था। लेकिन कुछ ही सालों में एक अंधविश्वास चारों ओर फैलने लगा। लोगों का मानना था पत्थरों की खुदाई की वजह से वहां एक काली शक्ति जाग उठी है। खुदाई के वक्त अजीब सी आवाजें वहां के लोगों को घेरने लगती थी। धीरे धीरे कुछ अजीब काले साए उस राज्य में मंडराने लगे और एक एक कर लोग उस राज्य से रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। जब लोगों में डर इस कदर फैल गया कि वो बाहर जाने से भी डरने लगे, तो राजा ने पूरे राज्य को खाली करने का आदेश दिया। अगले दिन जब राजा अपने खास सैनिकों के साथ किले से बाहर आया, तो पाया पूरे राज्य में कुएं जैसे बड़े गड्ढे हो चुके हैं और उनमें पानी की जगह खून भरा है। राज्य का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था, बल्कि सारे घर खाली हो चुके थे। घरों के दरवाजे खुले थे और हर दरवाजे पर 2 लाल पंजों के निशान थे। राजा ने उसी पल राज्य छोड़ने का निर्णय लिया और सेना समेत बाहर की ओर प्रस्थान किया। पर वो राजा न तो नगर से बाहर निकल पाया और न ही कभी वापस देखा गया। कहते हैं नगर के द्वार से ही वो राजा सैनिकों समेत ओझल हो गया, मानो वो सब हवा में घुल उसके साथ ही उड़ गए। अंग्रेजों के जमाने तक वो जगह वीरान पड़ी रही, लेकिन आजादी के कुछ वर्ष बाद वहां लोगों ने बसना शुरू कर दिया। अब ये शहर पुराने जैसा ना रहा। अक्सर तेज हवा के झोंके आसपास तबाही का मंजर ले आते थे। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। हवा अपनी गति बढ़ा चुकी थी। गोपाल और फरहान भागते हुए हवा के विपरीत दिशा में आंखों को हाथ से ढके अपने अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। छोटे पत्ते और कंकड़ भी हवा संग उड़ने लगे थे। कहा था मैंने आज मौसम खराब रहेगा, लेकिन तुझे तो हमेशा खुद की करनी होती है। पता नहीं घर पर सब ठीक होगा कि नहीं। गोपाल घबराया हुआ था। अरे यार, तू बहुत चिंता करता है। बस पहुंच तो गए, देख सामने तेरा घर दिख रहा है। फरहान कदमों को जमाते हुए किसी तरह खुद को संभाल रहा था। किसी तरह जब गोपाल अपने घर पहुंचा तो जल्दबाजी में दरवाजा खटखटाने लगा। बाबा दरवाजा खोलो जल्दी, मैं हूं गोपाल। अच्छा, तू अपने घर जा। गोपाल ने बोलते हुए पीछे की ओर देखा, लेकिन जब वो पलटा तो फरहान वहां था ही नहीं। हो सकता है वो अपने घर चला गया हो, लेकिन वो बिना अलविदा बोले कभी नहीं जाता। वो ये सोच वापस पलटता, उसे उड़ती धूल के बीच एक धुंधली सी छवि दिखी। कोई वहां खड़ा था। उस तेज हवा के बीच वो सिर्फ एक काली आकृति देख सकता था। वो व्यक्ति एक बड़ा काला लिबास पहने हुए था जो हवा में उड़ रहा था। उसके कंधे पर एक मोटी रस्सी लटक रही थी। उसके हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई सी एक लकड़ी थी। गोपाल ने जब उसके चेहरे को देखना चाहा तो उसे लिबास के अंदर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुल गया। कहां था अब तक?
सामने गोपाल के पिता अवधराम खड़े थे। गोपाल बिना कुछ बोले सीधे अंदर की ओर चला गया और खिड़की की आड़ से वापस बाहर झांकने लगा। दरवाज़ा दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दीजिए। उसके चेहरे का रंग उड़ चला था। अवधराम हैरान था। दरवाज़ा बंद कर वो खिड़की के पास आ गया। क्या हुआ बताएगा? तो वापे में नहीं लग रहा। कोई कोई खड़ा है वहां से मुझे देख रहा है। ऐसा लग रहा है वो मुझसे कुछ बोलना चाहता है। गोपाल अपनी फटी आंखों से बाहर की ओर ताके जा रहा था। अवधराम ने आश्चर्य में खुद खिड़की से बाहर की ओर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। गोपाल नीचे बैठा अपने दोनों हाथों को सीने से लगाए कांप रहा था। परिवार वाले ये सब देख सहम से गए। देर रात तक गोपाल अपने कमरे में बैठा कुछ बड़बड़ाता रहा। उसकी आवाज सबके कानों तक साफ पहुंच रही थी। फिर सुबह 4 बजे के आसपास अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। सबको लगा वो सो गया, पर अगली सुबह जब उसके पिता ने उसे उठाना चाहा तो कई बार आवाज देने के बाद भी अंदर से गोपाल की आवाज नहीं आई। तब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सबने पाया अंदर कोई है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कमरा तो पूरी रात अंदर से बंद था। अवधराम ने परेशानी में गोपाल को बाहर खोजना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कहीं पता न चला। थक हार कर वो पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो अवधराम ने बताया, वो कल अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसका कहना था कोई बाहर खड़ा उसे देख रहा है। देर रात भी वो कुछ बड़बड़ा रहा था। जब फरहान से पूछा गया तो उसने बताया, सब तो ठीक था। कल शाम हम दोनों तेज हवा में फंस गए थे और फिर गोपाल मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे लगा वो अपने घर पहुंच गया होगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरे कस्बे में एक सनसनी सी फैल गई। हर कोई गोपाल के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के कारण डरा हुआ सा था। गोपाल को गायब हुए अब पूरे 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला था। फरहान अपने दोस्त के इस तरह गायब हो जाने के सदमे में घर से बाहर ही नहीं निकला था। उसके परिवार वाले उसकी हालत देख चिंता में थे। आज उसकी बहन रेहाना उसे रात का खाना दे अभी सोने को हुई ही थी कि उसके कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। परिवार के सभी लोग तुरंत भाग फरहान के कमरे में पहुंच गए। फरहान खिड़की से बाहर झांकता हुआ कांप रहा था। वहां कोई खड़ा है, कोई काला साया। रेहाना ने तुरंत उस ओर देखा। कोई तो नहीं है ना। उसके हाथ में एक लकड़ी है और कंधे पर एक मोटी रस्सी लटकी है। फरहान की आंखें लाल हो चुकी थी। वो बदहवास सा बार बार बोलता रहा, वो मुझे घूर रहा है। उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा है। जाने कब तक वो बड़बड़ाता रहा। जब वो थक कर सो गया तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह जब रेहाना उसके कमरे में गई तो उसकी चीख निकल गई। फरहान के पूरे कमरे में खून के छींटे पड़े थे। दीवार पर लाल रंग के पंजों के निशान थे। फरहान की गर्दन खिड़की के बीचों बीच फंसी थी और उसकी पीठ पर नाखूने के निशान थे। उसका सर धड़ से अलग हो बाहर की ओर लटका था। पुलिस ने जब उसके कमरे की तफ्तीश की तो पाया एक कागज पर सुसाइड लिखा है। उन्होंने जब और खोजने की कोशिश की तो कुछ नहीं मिला। सर, मरने से पहले कोई सिर्फ सुसाइड क्यों लिखेगा? आगे कुछ क्यों नहीं लिखा? इंस्पेक्टर रूपशेखर ने अपने सीनियर से पूछा। इसका राज तो फरहान के साथ ही चला गया, लेकिन इस काले साए का क्या राज है? पहले गोपाल फिर फरहान, दोनों का कहना था कि उन्हें कोई बाहर दिख रहा था। कोई तो है जो दोनों से जुड़ा है। सीनियर अफसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कोई इस भयानक मौत को देख दहल सा गया। काले साए की बात हवा की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर कोई अब ये मानने लगा था कि कोई काली शक्ति है जो जिस घर के बाहर दिखती उस घर में किसी की मौत हो जाती। फरहान की मौत के 3 दिन बाद फिर से वो व्यक्ति एक अलग घर के बाहर दिखा। इस बार जो व्यक्ति मरा वो देर रात चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ था। उसका कहना था नींद में अचानक उसकी नजर खिड़की पर गई तो उसने देखा कोई खिड़की से अंदर की ओर झांक रहा है।
अगले ही दिन वो व्यक्ति भी ठीक उसी तरीके से मरा मिला जैसे फरहान मिला था, और वहां से भी एक कागज बरामद हुआ जिस पर सिर्फ सुसाइड लिखा था। धीरे धीरे उस काले साए की वारदातें पूरे शहर में घटने लगी, और जिस भी घर के बाहर वो दिखता, या तो घर का कोई सदस्य गायब हो जाता या फिर सुसाइड कर लेता। लोग उसे यम कहने लगे। कुछ लोगों का तो कहना था उन्होंने यम को पास के काली झील से आते देखा था और उसी झील से वापस चट्टानों की ओर जाते देखा था। जब पुलिस इस केस को सुलझाने में नाकामयाब रही तो उन्होंने फेमस डिटेक्टिव बुमरा से मदद मांग ही ली। क्या था उस काले साए का रहस्य? आखिर क्यों लोग खुद ही सुसाइड कर लेते थे? क्या है काले झील का रहस्य? सुनाऊंगा आगे की कहानी द इनविजिबल मैन भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।